नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ लोधी डायनेस्टी यानी कि दिल्ली सल्तनत, जो हम पिछले कई क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो है लोधी डायनेस्टी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, जो कि हमने एक एक करके सीक्वेंस में सब चीजों को समझा, कौन कौन से वंश है दिल्ली सल्तनत में, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपके लिए लगातार लाता रहूं, जो आपके सिलेक्शन में, आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश। लोधी वंश का जो काल है वो है 1451 से लेकर 1526 यानी कि 1451 से लेके 1526 में ये लोधी वंश रहा। और इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी का जो समय था वो 1451 से लेके 1489 का टाइम पीरियड था। और ये फाउंडर थे, यानी कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो हमें याद रखना है कि बहलोल लोधी जो थे लोधी वंश के फाउंडर थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1451 में आलम शाह को हराकर, जो कि लास्ट सैयद वंश के शासक थे, उनको हराकर उन्होंने एक नए वंश की नींव रखी। यानी कि हम देखते हैं कि 1451 के युद्ध के बाद जब आलम शाह हार जाते हैं, तो आलम शाह के हारने के बाद यहां सैयद वंश समाप्त होता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसका नाम है लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश के फाउंडर जो है वो है बहलोल लोधी। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्स्ट अफगान रूलर, यानी कि ये पहले अफगानी रूलर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान के रूप में आए। दूसरा, जौनपुर विक्ट्री, इन्होंने आते ही जौनपुर को जीता। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इंट्रोड्यूस बहलोल कॉइंस, इन्होंने बहलोल कॉइंस को इंट्रोड्यूस किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाता आपके कि बहलोल कॉइंस जो थे, विच टाइप ऑफ कॉइंस, किस प्रकार के सिक्के थे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये कॉपर के सिक्के थे, तो ये कॉपर कॉइंस थे। इसके अलावा सिल्वर भी थे और ब्रॉन्ज यानी कि कांसे के सिक्के भी थे, लेकिन मेनली जो थे बहलोल कॉइंस में कॉपर के या तांबे के सिक्के थे। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है आपसे कि बहलोल लोधी ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया। इन्होंने जो टाइटल अडॉप्ट किया उसका नाम है गाजी ए बहलोल, यानी कि बहलोल लोधी ने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम है गाजी ए बहलोल। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ही कॉल्ड सरदार मकसद ए अली, यानी कि बहलोल लोधी ने जिन सरदारों के साथ, क्योंकि ये इन्होंने एक ट्रेडिशन, एक कस्टम को स्टार्ट किया था जिसमें सिटिंग ऑफ सरदार विद सुल्तान, यानी कि सुल्तान के साथ सरदार दरबार में बैठेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को और सिस्टम को चलाने में रोल प्ले करेंगे। और इसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए, सरदारों को इंपॉर्टेंस देने के लिए, यानी कि सरदारों की साथ रहने के लिए इन्होंने मकसद ए अली, यानी कि सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारा और इनको मकसद ए अली कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 1498 में इनकी मौत हो जाती है, इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे बनते हैं नेक्स्ट रूलर, जिनका नाम है सिकंदर लोधी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिकंदर लोधी। यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनका रियल नेम जो था वो था निजाम खान, लेकिन सिकंदर लोधी के नाम से इन्होंने गद्दी पर बैठे। कंक्योर्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन्होंने बिहार और वेस्ट बंगाल को जीता। आगे चलकर हम देखेंगे फॉर्म अ सिटी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता है कि इन्होंने एक शहर का निर्माण किया 1504 में, जिसका नाम आगे चलकर आगरा के नाम से जाना गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है आपसे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। आगरा सिटी के या आगरा शहर के फाउंडर कौन थे, यानी कि किसने आगरा सिटी का निर्माण किया। तो ध्यान रखना है, सिकंदर लोधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक नए शहर की स्थापना की थी 1504 में, जो आगे चलकर आगरा के नाम से जाना गया। और यही आगरा आगे चलकर यानी कि 1506 में कैपिटल डिक्लेयर की गई, यानी कि दिल्ली जो कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, पहले अब कैपिटल शिफ्ट होकर आगरा हो जाती है।
इसके अलावा हम देखेंगे ज़कात एक प्रकार का टैक्स होता था, इस टैक्स को प्रोहिबिटेड किया, मतलब बाउंडेशन लगा दी और ज़कात लेना मना कर दिया गया, यानी कि ये वो टैक्स था जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही लगाया जाता था, ठीक है ना। तो ये ज़कात जो था इन्होंने सिकंदर लोदी ने इसको प्रोहिबिटेड कर दिया, इस पे पाबंदी लगा दी गई। साथ ही साथ हम देखेंगे ही रोट पर्शियन वर्सेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि रोट पर्शियन वर्सेस, इन्होंने जो फारसी छंद थे उनका निर्माण किया और अंडर द नेम गुलरुखी, गुलरुखी क्या थी, इनका एक टाइटल था। और गुलरुखी आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि गुलरुखी जो थी वो किसके द्वारा रचना की गई, तो हमें ध्यान रखना है सिकंदर लोदी ने की थी। अभी गुलरुखी थी क्या, ये कई सारी पोएम थी जो फारसी भाषा के अंदर थी, यानी कि पर्शियन वर्सेस इसमें इंक्लूड किए गए थे, यानी कि वर्सेस माने के छंद, यानी कि फारसी छंद इसमें शामिल थे। और साथ ही साथ हम देखेंगे फारसी कविताओं का एक तरीके से संग्रह था जिसका नाम था गुलरुखी। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गुलरुखी क्या है, तो गुलरुखी एक फारसी छंदों का ग्रुप है जिसमें कई सारी पोएम्स रखी गई है जो पर्शियन भाषा में है, फारसी भाषा में है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस गाजी ए सिकंदरी, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई गाजी ए सिकंदरी जो है वो क्या है। तो गाजी ए सिकंदरी जो है, हम देखते हैं गाजी ए सिकंदरी क्या है, ये कल्टीवेटेड लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिकंदर लोदी ने क्या किया, गाजी ए सिकंदरी नाम से एक कल्टीवेटेड लैंड था, इसको मेजरमेंट करने के लिए एक नई टेक्निक लेके आया जिसका नाम था गाजी ए सिकंदरी। यानी कि एक गज जो होता था लगभग 30 इंच का होता था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो गाजी ए सिकंदरी क्या है, गाजी ए सिकंदरी जो एक मेथड था जिसमें लैंड को मेजरमेंट किया जाता था, तो किसने स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट किया सिकंदर लोदी ने। आगे चलकर हम देखते हैं कि संस्कृत आयुर्वेदिक टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज कॉल्ड फरहंग ए सिकंदरी, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता आपसे एग्जाम के अंदर। तो फरहंग ए सिकंदरी क्या था, तो फरहंग ए सिकंदरी जो है वो एक संस्कृत आयुर्वेदिक टेक्स्ट था और इसी संस्कृत आयुर्वेदिक टेक्स्ट को जब ट्रांसलेट किया गया पर्शियन भाषा में तो उसका नाम रखा गया फरहंग ए सिकंदरी। तो फरहंग ए सिकंदरी मतलब संस्कृत आयुर्वेदिक एक टेक्स्ट है जिसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया और ये फरहंग ए सिकंदरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टॉप तजिया, तजिया ट्रेडिशन। आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन सा वो रूलर था जिन्होंने तजिया परंपरा को स्टॉप किया। तजिया परंपरा क्या थी, यानी कि जो मुस्लिम महिलाएं थी इनको संत पीर दरगाह पर जाने की, यानी कि जो भी पीर होते थे संत होते थे उनकी दरगाहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई और ये लगाने वाले जो थे वो थे सिकंदर लोदी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे हु वाज द फॉलोइंग रूलर हु स्टॉप द तजिया ट्रेडिशन, तो हमें देखना कि तजिया ट्रेडिशन को रोकने वाले, स्टॉप करने वाले जो मुस्लिम शासक थे, सुल्तान थे, वो थे सिकंदर लोदी। इसके अलावा हम देखेंगे सिकंदर लोदी ने कट्टर मुस्लिमता का परिचय दिया और इन्होंने ज्वालामुखी और मथुरा मंदिरों को, यानी कि मथुरा के अंदर जो मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय किया, यानी कि उनको नष्ट किया। इतिहासकार ऐसा मानते हैं जो इनके भी खंडर थे, जो पत्थर थे, जो टूटे हुए थे, तो इनके मलबों को क्या किया गया था, दुकानों पर बेचा गया और इनका इस्तेमाल बेसिकली जो मीटों की दुकान होती थी उनको मेजरमेंट करने के रूप में, एक बट्टों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इतिहासकार इस तरीके से बताते हैं और किस तरीके से इन्होंने मुस्लिम कट्टरता का परिचय दिया और इन्होंने मंदिरों को तोड़वाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले ज्वालामुखी मंदिर और मथुरा मंदिर इनमें से कौन से लोदी वंश के सुल्तान ने तोड़वाया, तो याद रखना में सिकंदर लोदी वो है जिन्होंने ज्वालामुखी और मथुरा के मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु जो है 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद इनका जो टॉम्ब है, यानी कि इनका जो मकबरा है वो कहां पर है, तो इनका मकबरा दिल्ली में है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि 1517 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो है इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी का जो समय है वो 1517 से लेकर 1526 में है। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो लोदी डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान कौन था, या कहें
दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो हमें याद रखना है कि इब्राहिम लोदी जो थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। ठीक है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। होता क्या है, यानी कि जितने भी सरदार थे, नोबल्स थे, इनमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देते हैं इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, यानी कि कॉन्स्पिरेसी स्टार्टेड बाय द नोबल्स अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में नोबल इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, एक कैरेक्टर है जिनका नाम है दौलत खान, जो दौलत खान है गवर्नर ऑफ पंजाब है, पंजाब के गवर्नर हैं, और यही गवर्नर जो है पंजाब के दौलत खान ये इनवाइट करते हैं बाबर को, ओवरथ्रोन द इब्राहिम लोदी, यानी कि बाबर को इनवाइट करते हैं कि भाई आओ और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं इस समय इब्राहिम लोदी, इनको हराकर एक नया वंश की शुरुआत करो। बाबर ने क्या करा, बाबर ने मौके का फायदा उठाया और इसको कर लिया एक्सेप्ट। जैसे इन्होंने एक्सेप्ट किया तो यहां से शुरुआत होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो हमें याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। अब ये पानीपत का वही पहला युद्ध है जहां से हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसका नाम होगा मुगल वंश, यानी कि अब मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल वंश की होगी शुरुआत। और इस तरीके से हम देखते हैं धीरे धीरे करके एक के बाद एक जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे उनकी समाप्ति होती है, एक नए वंश की शुरुआत होती है यहीं से, जो है मुगल डायनेस्टी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मुगल डायनेस्टी के साथ, तब तक के लिए बाय। ज्यादा से ज्यादा डीएम कोचिंग क्लासेस को प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके साथ लाता रहूं। और इसके अलावा मैं इंडियन पॉलिटी पे नेक्स्ट क्लास लाऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।